A very good evening to all of you. मैं डॉक्टर सुनीता सिंह आज आपके लिए बीएससी सिक्स सेमेस्टर में जो इनऑर्गेनिक पेपर है उसमें सिलिकॉन्स एंड फॉस्फाजीन्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और हम उसको थोड़ा नए तरीके से देखेंगे। मैंने टिपिकली उस तरह का टॉपिक नहीं लिया है और दैट्स व्हाई आई हैव गिवन द टाइटल टू दिस प्रेजेंटेशन एज बियॉन्ड द कार्बन बैकबोन। जब हम पॉलीमर्स की बात करते हैं तो आप अगर एक नज़र में अपने सारे पॉलीमर्स याद करने की कोशिश करें तो आपको एक कार्बन की स्केलेटन मिलती है, क्योंकि हमें पता है कार्बन में सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है जिसे कैटिनेशन कहते हैं। तो क्या इसके अलावा भी क्या एलिमेंट्स हैं जहाँ पर इस तरह की चेन हमें देखने को मिलती है या पॉलीमर वाली प्रॉपर्टी देखने को मिलती है? तो उन्हीं में से दो आते हैं, सिलिकॉन्स एंड फॉस्फाजीन्स। अगर ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की बात करते हैं तो हमारे पॉलीमर्स जो हैं वो दे आर रिलायंट और कार्बन बैकबोन सॉफ्टन होते हैं, मेल्ट एट अल्टीमेटली अंडरगो फ्री रेडिकल क्लीवेज एट हाई टेम्परेचर्स। वेयर एज जब हम इनऑर्गेनिक अपने पॉलीमर्स को देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि दे आर लॉन्गर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, डिफरेंट वैलेंसीज अलोइंग हाईली ट्यूनेबल साइड ग्रुप अटैचमेंट, सुप्रीम थर्मल स्टेबिलिटी और यूनिक सॉल्वेंट रेजिस्टेंस होती है। तो ये चीज हमको देखने को मिलती है जब हम बात करते हैं अपने इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की। तो ये अंतर होता है हमारा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बीच का। अब हम इसको थोड़ा और पैरामीटर्स पे देखें। अगर कंबस्टिबिलिटी के पैरामीटर पे देखते हैं तो इनऑर्गेनिक दे डज नॉट बर्न और सॉफ्टन्स एट एक्सट्रीम हाइट, ऑर्गेनिक बर्न्स रेडिली। सॉलिबिलिटी की बात करें, दे रेडली डिजॉल्व्स व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स हाईली पोलर होते हैं, टिपिकली रिएक्ट्स विद सॉल्वेंट्स rather than dissolving. They are organics are highly flexible. They can stretch up to 20%. They have lower baseline strength. They are partially crystalline and partially amorphous. But when it comes to inorganic polymers, they can form pure crystalline or pure amorphous structure. They are stronger, harder, but more brittle. They can stretch up to 10%. They are stiffer, harder, high density of covalent bonds, whereas they are in case of cross linking और rigidity की बात करें तो ऑर्गेनिक वाले जो होते हैं वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। एक ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर के अबव और बिलो पॉलीमर कैसे बिहेव करते हैं। बिलो ट्रांजिशन this glass transition temperature, these chain segments are blocked in the lattice, हार्ड और ब्रिटल होते हैं। अबव दिस टेम्परेचर द बैरियर रिस्ट्रिक्टिंग इंटरनल रोटेशन इज ओवरकम और सेगमेंट डिफ्यूज लाइक अ लिक्विड। तो जो एक रिजिड स्टेट से मोल्टन स्टेट में जाने की एक ट्रांजिशन होती है वो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के नाम से जानी जाती है। Passing glass transition temperature into the molten states involves the active breaking of bonds at some sites and formation of new bond. Or linear polymers have a sharp glass transition temperature. Cross-linked inorganic polymers show a wide range, transitioning from rigid to leathery to rubbery to highly viscous liquids. तो आप देख सकते हैं, अगर इस तरह का एमसीक्यू बेस्ड पेपर है तो आपको इस तरह की चीजें भी पता होनी चाहिए। तो अगर पूछा जाए तो लीनियर पॉलीमर्स का शार्प टीजी होता है, और जब बात करते हैं क्रॉस लिंक्ड इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की तो दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब हम सबसे पहले सिलिकॉन्स को देखते हैं, सिलिकॉन्स को भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी प्रिपरेशन को देखते हैं। जैसे कि हम एल्केन पढ़ते हैं, CH4 या हमारा RH3 रिलेटेड कुछ इस तरह के हमारे, जहाँ पे हमारे कार्बन की वैलेंसी 4 ग्रुप से पूरी हो रही होती है, तो यहाँ पे सिलीन जो होता है वो SiH4 के नाम से जाना जाता है। जैसे डाइक्लोरो डाइमिथाइल सिलेन लिया है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर जुड़ा हो तो सिलेनोल होता है। साइलोक्सेन होते हैं जहाँ पे SiO SI बॉन्ड होते हैं। तो थोड़ी थोड़ी इसकी प्रॉपर्टी कार्बन की फैमिली का है तो उससे मिलती जुलती होती है, टर्मिनोलॉजी भी सेम होती है, बस बॉन्डिंग और उसका स्ट्रेंथ, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी अलग होती है। तो दे नोन केमिकली एज हाई टेम्परेचर पॉलीमर्स ड्यू टू देयर एक्सट्रीम थर्मल स्टेबिलिटी। सिंथेसिस की बात करें तो मुलर रोशो प्रोसेस के थ्रू बनता है, और जिसमें हम अपना, अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो सिलिकॉन, हमारा एलिमेंटल सिलिकॉन इन प्रेजेंस ऑफ एल्किल क्लोराइड एंड
इन प्रेजेंस कंडीशंस की बात करें तो कॉपर कैटलिस्ट और 280 टू 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रेशर हमारा रहता है, और हमें पहला डाइक्लोरोसाइलेन मिलता है। दिस इज द एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर लीनियर एंड क्रॉस लिंक नेटवर्क्स, and the presence of R3SiCl provides only one OH group upon hydrolysis, and it acts as a chain stopping unit, capping the polymer and dictating the exact average chain length. तो ये जो R3SiCl है, ये आप याद कर लीजिए, इट इज अ चेन स्टॉपिंग यूनिट, क्योंकि एक ही क्लोरीन रहता है जिसको हमें रिप्लेस करके OH आ सकता है। तो इसके बाद चेन की जो लेंथ है वो बढ़ना बंद हो जाती है। तो ये आपके MCQ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यू शुड रिमेंबर दिस एजेंट, दिस वन इज R3SiCl। देखिए किस तरह से हाइड्रोलिसिस हो रही है हमारी डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन की, और हमें मिलता है R2SiOH2 का होल ट्वाइस, और फिर आप देखेंगे कि OH और H का रिएक्शन हो रहा है, वाटर निकल रहा है, लीनियर कंडेंसेशन हो रहा है। एक्टिव OH ग्रुप्स एट द एंड्स ऑफ एडजेसेंट सिलेनोल्स पॉलीमराइज, दोनों एंड पे OH रहेंगे, तब तक वाटर निकलता रहेगा और हमारी चेन बढ़ती जाएगी। तो यही जब चेन बढ़ रही है और हमें उसे रोकना है, then hydrolysis of alkyl trichlorosilane yields 3 OH groups per unit. This allows polymerization in multiple dimensions, creating rigid heat resistant ग्रिड्स। तो RSiCl3 जो होगा वो हमारी चेन को बढ़ाने का काम करता है, और जब हम R3SiCl की बात करते हैं, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, वो चेन को स्टॉप करने का काम करता है। तो आप देख सकते हैं लीनियर कंडेंसेशन और क्रॉस लिंकिंग किस तरीके से हो रही है। This whole figure shows कि cyclic siloxane किस तरह से इक्विलिब्रियम और एसिड कैटलिस्ट और बेस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में लीनियर पॉलीसाइलोक्सेन में बदलती है। दिस रिएक्शन occurs via direct addition, opening and attachment to another SiO-Si bond, or water mediated hydrolysis. The simultaneous cleavage and reformation of siloxane bond होता है। When cyclic polysiloxanes are heated with an acid or base catalyst, a thermodynamic equilibrium mixture of cyclic and linear species are formed. The ratio of starting material and the precise choice of catalyst push the equilibrium towards targeted. हमें linear चाहिए कि cyclic चाहिए, वो उसके according होता है। तो आप ये भी एक तरह से याद कर सकते हैं कि cyclic siloxane in presence of base catalyst और acid catalyst में linear polysiloxane के बीच में, इन दोनों के बीच में एक equilibrium मेंटेन रहता है। फिर हमें जिस तरह का प्रोडक्ट चाहिए होता है, हम उस तरह से कैटेलिसिस को या हम उस पूरे इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करते हैं ताकि हमें उस तरह का डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो दे आर हाईली स्टेबल टू इंटेंस हीट अप टू 300 डिग्री सेल्सियस। दे रिमेन अनअफेक्टेड बाय कॉमन वीक एसिड्स, alkalis or salt solutions at room temperature. Despite their incredible stability, SiO bond is susceptible to nucleophilic attack. It can be cleaned, severed by organometallics like Grignard reagent, and the siloxane backbone is shielded by a continuous hydrocarbon sheath of organic side groups, making them superb water repellent, insulators, and lubricants. So, thermal and chemical armor, chemical cleavage, water repellency, ये हमारे सिलिकॉन में पाई जाती है। अब नेक्स्ट हमारा फॉस्फाजीन आता है, जो कि उसी तरह का एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर है, बस अंतर यहाँ पे ये है कि हमारे पास यहाँ पे फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की एक रिंग है अल्टरनेटिंग बॉन्ड्स की, NpCl2 का होल थ्राइस, NpCl2 का होल 4, लीनियर NpCl2 to the power n. So each phosphorus atom bears precisely two substituent, either halogens or alkyl group. They are defined by general formula NpCl2 का whole n, or they exist primarily as stable cyclic tetramers or triamers, and vast linear polymers with molecular weights ranging from 2 to 10 million हमें देखने को मिलते हैं। अब इनकी सिंथेसिस की बात करें और द डिस्कवरी ऑफ इनऑर्गेनिक रबर की बात करें, जैसा हमने इनऑर्गेनिक बेंजीन आपने BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रिकर्सर में हमारा PCl5NH4Cl का रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट क्लोरोबेंजीन, और फिर देन heating phosphorus pentachloride with ammonium chloride yields cyclic trimers and tetramers.
एंड देन रिंग ओपनिंग पॉलिमराइजेशन होता है। व्हेन द प्यूरिफाइड ट्राइमर इज हीटेड इन अ सील्ड वेसल द रिंग्स फ्रैक्चर एंड पॉलीमराइज। This result in a highly elastic cross-linked elastomeric material known as inorganic rubber. तो अगर इनऑर्गेनिक रबर रिलेटेड क्वेश्चन आए तब भी आप इससे रिलेटेड ऑप्शन देख सकते हैं और अपना आंसर टिक कर सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम देखते हैं कि अल्कोक्साइड्स अमीन्स और ऑर्गेनोमेटिक के साथ रिएक्शन होता है और हमारे जो हैलोजन है द क्लोरीन एटम्स इन पॉलीडाइक्लोरोफॉस्फाजीन आर इनक्रेडिबली रिएक्टिव एंड दे कैन बी फुली सब्स्टिट्यूटेड to radically alter the polymer's broad physical properties. Bulky or weak nucleophiles struggle to replace all Cl atoms due to severe steric hindrance. For example, bulky D-ethylamine only replaces a single. तो किस तरह का आपका सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है इस पे भी डिपेंड करता है। छोटे ग्रुप्स आते हैं तो आसानी से Cl को रिप्लेस कर देते हैं, बल्कि ग्रुप के आने में दिक्कत होती है। हाइड्रोलिसिस की बात करें, both cyclic trimers and tetramers undergo hydrolysis but do not remain as simple hydroxyl substituted rings. The initial product quickly undergoes an isomeric shift. हाइड्रोजन एटम्स माइग्रेट फ्रॉम ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन और हमारा पी डबल बॉन्ड एन पी डबल बॉन्ड ओ में बदल जाता है। तो सिंपल एक आइसोमेरिक चेंज तो होता है, बट आप देख पा रहे होंगे कि कैसे सीएल हमारे सारे रिप्लेस हुए ओएच से और फिर आइसोमेरिक चेंज हुआ तो पी डबल बॉन्ड ओ हमें मिला, ट्राई मेटा अमीडो फॉस्फोरिक एसिड हमें मिल जाता है। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट द स्ट्रक्चरल एनिग्मा ऑफ फॉस्फाजीन। जिस तरह का ये स्ट्रक्चर सिंपल सा दिख रहा है वैसा है नहीं। ट्राइमर की बात करें एक साइक्लिक प्लेनर ज्योमेट्री देखने को मिलती है, बट व्हेन इट कम्स टू टेट्रामर इट इज पकर्ड चेयर और बोट लाइक स्ट्रक्चर जो कि साइक्लोहेक्सेन से मिलता जुलता होता है और आप इस प्लेनर को आप बेंजीन से मिलता जुलता हुआ मान सकते हैं। इन केस ऑफ बोथ ऑल skeletal pn bonds are in the range of 158 picometer. This is significantly shorter than a standard covalent single bond. और बॉन्ड एंगल लगभग 120 डिग्री तो नहीं, 121.6 डिग्री के बराबर होता है। और ट्राइमर्स आर ऑलमोस्ट परफेक्टली प्लेनर वेयर एज टेट्रामर्स आर highly puckered, taking chair or boat conformation similar to cyclohexane. Despite the equal shortened and bond length of unsaturated p double bond N framing, phosphazines do not exhibit the typical UV bathochromic shift or electrochemical reduction behavior of ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक एरोमेटिक सिस्टम लाइक बेंजीन। जैसा कि हमें स्ट्रक्चर देखने पे दिख रहा है कि डबल बॉन्ड है और सारी सिमिलैरिटीज बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन जैसी दिख रही है, बट ये प्योरली एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं, क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे प्रॉपर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और हमने जैसे बाकी चीजें काफी सिमिलर होने के बावजूद भी इनकी एक अपनी आइडेंटिटी है जो इनको ऑर्गेनिक पॉलीमर्स से अलग करती है। आप देख सकते हैं हाउ द बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, द बेसलाइन, द सिग्मा बॉन्ड फ्रेमवर्क एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारा नाइट्रोजन 1:2:2p3 है, हमारा फॉस्फोरस 1 नियॉन 3:3p3 है। पी के पास एक एडवांटेज कहें या एक एक उसका जो प्लस पॉइंट या उसका एक एक्स्ट्रा फैक्टर है वो है 3D ऑर्बिटल का वेकेंट होना। और आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज, फॉस्फोरस इज sp3 हाइब्रिडाइज। द स्केलेटल स्ट्रक्चर कंज्यूम्स द स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स परफेक्टली सेटिंग द स्टेज फॉर नॉन स्टैंडर्ड पाई इंटरेक्शन। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास sp2 ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर हमारा प्रेजेंट है, हमारे पास 3D ऑर्बिटल है जो कि इस बॉन्डिंग को एक नया रूप देने के लिए तैयार है। जो हमने जैसे बेंजीन पढ़ा है तो पाई पाई बॉन्डिंग पढ़ा है, तो यहाँ पे डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। और यहाँ पे क्या होता है, जैसा कि हमने बोला, अनलाइक स्टैंडर्ड कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक सिस्टम्स विच रिलाई एक्सक्लूसिवली ऑन पैरेलल p ऑर्बिटल ओवरलैप, फॉस्फाजीन्स में ये चीज होती है लेकिन थ्रू वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स। The unhybridized pz electron of nitrogen overlaps dynamically with dxz orbital of phosphorus। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है या एक याद करने की चीज है कि हमारा unhybridized pz electron of nitrogen overlaps with dxz orbital of phosphorus. This forms a
डिस्टिंक्ट यहाँ पे डी पाई पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. इट इज यूनिक इंटरैक्शन दैट क्रिएट्स हाईली रोबस्ट आइडेंटिकली शॉर्टेंड बॉन्ड ऑफ 158 पिकोमीटर एंड जो कि एक नॉर्मल सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है. तो यानी कि एक मिड का बॉन्ड है ना, वो प्योरली डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है. अ, अगर हम बॉन्डिंग को और थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो आउट ऑफ प्लेन और इन प्लेन हमें बॉन्डिंग देखने को मिलती है. इंटरैक्शन बिटवीन वर्टिकल पीजेड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एंड डीएक्सजेड ऑर्बिटल ऑफ phosphorus which creates a primary pseudo aromatic pi framework, जो एक एक आभास देता है कि हाँ ये भी एरोमेटिक है. और the lone pair of electrons residing in the sp2 orbital of nitrogen sits squarely in the plane of the ring, and it donates electron density directly into the vacant dx square minus y square and dxy orbitals of phosphorus. तो आप इस तरह से पूरी डी पाई पी पाई बॉन्डिंग को समझ सकते हैं कि हमारा लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है, हमारे कहाँ कहाँ ओवरलैपिंग हो रही है पी जेड डी एक्स जेड में, और यहाँ पे हमारा जो लोन पेयर sp2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो किस प्रकार से dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dx वाई से ओवरलैप कर रहा है. तो द कंप्लीट पिक्चर कुछ इस तरीके से दिखती है कि दीवार डेवर जो हमारे साइंटिस्ट है प्रपोज दैट द डी वाई जेड ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस आल्सो ओवरलैप्स विद द पी जेड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन contributing equally alongside the dxz orbital. The electron delocalization is violently interrupted at every phosphorus atom. आपको बीच बीच में गैप दिखेंगे, creating isolated localized three center bonds पी आपको कुछ इस तरह के बॉन्ड दिखेंगे और नोड रहेंगे जहां पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, और इसीलिए कंटिन्यूअस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. बिकॉज ऑफ द हाईली डायरेक्शनल geometric nature of these d orbitals, the pi system physically cannot form a continuous unbroken ring of electron density. This disconnected islands of pi character perfectly explain why cyclotriphosphazenes do not display the broad UV shift or extensive delocalization effect of simple benzene ring. क्योंकि हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा है कि डबल बॉन्ड सिस्टम में किस तरीके से हमारा यूवी शिफ्ट देखने को मिलता है, तो हमें उस तरह का स्पेक्ट्रा यहाँ पे भी हमने सोचा था, बट वो चीज़ नहीं देखने को मिलती है. तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि वहाँ पे कंटिन्यूअस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों अलग अलग साइज के एलिमेंट हैं. इनकी जो ओवरलैपिंग हो रही है वो प्योरली पाई पाई ओवरलैपिंग जैसी नहीं है. एक इन प्लेन और आउट प्लेन ज्योमेट्री भी प्रेजेंट है, जिस वजह से वो कंटिन्यूअस डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाता है. तो ये हमारा लास्ट स्लाइड है जिसमें हम दोनों को अगर कंपेयर करें सिलिकॉन्स और फॉस्फाजीन्स को, तो हम बेसिकली तौर पे देख पाएंगे कि दे सिलिकॉन्स हैव सुप्रीम थर्मल स्टेबिलिटी, केमिकल आर्मर एंड एक्सट्रीम लो टेम्परेचर इलास्टोमर्स, whereas in case of phosphazines they have capable of yielding inorganic poly rubber, flame retardant films and expanded structural foams. They involves complex d pi p pi orbital overlapping and highly reactive substitution sites upon a pseudo aromatic backbone, whereas in case of silicones they use strict chain stopping units and controlled condensation to construct exact 2D and 3D cross-link grids. और मैक्रोस्कोपिक आर्किटेक्चर कंट्रोल है सिलिकॉन्स में, और सब एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक मैनिपुलेशन है फॉस्फाजीन्स में. तो आई होप मैंने सिलिकॉन्स और फॉस्फाजीन्स का आपको प्रॉपर एक आइडिया दे पाए होंगे और आपको समझ में आया होगा, और एमसीक्यू बेस्ड सारे क्वेश्चन के आंसर आप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक या इससे रिलेटेड ही एमसीक्यूज के साथ फिर से मिलेंगे. थैंक यू सो मच.